बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे फ़िज़िक्स का। लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले जो है हमने आर्टिकल 11.4 तक कंप्लीट कर लिया था और उसके दो न्यूमेरिकल भी मैंने एक्सरसाइज के करवाए थे। वो माशाल्लाह आपको समझ भी आ गए और आपने मुझे वो कर दिखा भी दिए थे। अब जो आगे हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन। 11.5 आर्टिकल है। बड़ा आसान से दो टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के दो लेक्चर्स में। इंशाल्लाह हम वो मुकम्मल करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह जो है वो एक उसमें शोर की आलूदगी यानी कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी शामिल है। और नॉइज़ जो है वो हमारे माशरे में डिफरेंट तरह से हमें जो है वो इफ़ेक्ट करता है। डिफरेंट व्हीकल्स का नॉइज़ हो सकता है, अनप्लीजेंट साउंड्स हो सकते हैं जो हमारे लिए जो है खुशगवार नहीं रखते, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशीनरी का शोर होता है। और अब आप अक्सर देख रहे होते होंगे कि अभी जब हम लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो ये भी जो साथ डिस्टर्बेंस है, ये भी जो तोड़ फोड़ है, ये भी इसी की एक बनती है। तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको मेरे साथ ज़रा फॉलोअप करना पड़ेगा बुक को। एक टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ज़रा देखते हैं कि क्या है जी। पेज नंबर 28 प्लीज़ ओपन कर लें। 11.5 जो है वो आर्टिकल है नॉइज़ पोल्यूशन। वो कहते हैं वो इन्जॉय द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन बाई हियरिंग साउंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटी. In musical program, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum, etc. Sound of these instruments has pleasant effect on our ears. आपको ये पता होगा कि जो खुशगवार म्यूज़िक होता है, जो इस तरह की आवाज़ होती है, और कुछ अल्लाह ताला ने परिंद के अंदर भी जो है उनकी भी जो आवाज़ है वो बड़ी ही हमें, जब हम सुबह की सैर पे जा रहे होते हैं तो वो उनका जो परिंदों का चहचहाना होता है वो हमें बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा होता है। तो जो हमारे कानों को सुनकर ज़रा खुशी महसूस हो, थोड़ा सा अच्छा हो, हमारा मूड जो है वो खुशगवार हो, तो इस तरह की जो आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए प्लीजेंट साउंड्स हैं, विच आर प्लीजेंट टू आवर हेयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड. हाउएवर सम साउंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर हेयर सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, स्लैमिंग ऑफ डोर, साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़. साउंड विच हैज़ jarring एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ears इज़ कॉल्ड नॉइज़. जो हमें थोड़ा सा अजीब सा करे, डिस्टॉर्शन हो, हम कहें कि ये सर में प्रॉब्लम क्रिएट करे, सुनने के बाद हमारा मूड खुशगवार ना रहे, इस तरह की जो आवाज़ है इसको हम क्या कहते हैं, हम उसको शोर की कहते हैं और शोर की आलूदगी कहते हैं. नॉइज़ करस्पॉन्डिंग टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय सम साउंड. तो नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इश्यूज ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़. नॉइज़ इन एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़. ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. आप देखते हैं बड़ी बड़ी बसेस का गुजरना, जिनका घर जो है वो रेलवे ट्रैक के पास होता है, तो वो रेलवे लाइन पे जब रेलगाड़ी गुजर रही है तो होती है, तो वो साउंड भी हमें अजीब सा लग रहा होता है. या जिनका मेन रोड के करीब घर होता है, तो सारी दिन और रात जो है वो हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजर रही होती है. ट्रांसपोर्टेशन, उनका साउंड, उनके हॉर्न की आवाज़, वो जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हो गए. नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. इट कैन cause conditions such as hearing loss, sleeping disturbance, aggression, hypertension, high stress level. अब आप ये देखें, अगर सारी रात आप किसी वजह से सो ना सके हो, किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से, खा वो शोर की वजह से हो या कोई भी इंटरप्शन हो या लाउडस्पीकर के आपके पास लाइट भी चली जाए, तो आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही, आपका दिमाग अगर थका हुआ है, तो नेक्स्ट डे जो है वो आप उस तरह. अब मैं जैसे लेक्चर दे रहा हूँ तो अब हमारे पास एक नॉइज़ आ रहा है, एक जो है वो कटर मशीन जो है वो आयरन को काट रही है. तो ये जो चीज़ है, एक तो इससे ये होता है कि आपकी जो किसी भी काम की तरफ जो तवज्जो होती है मेन, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. इवन दो कि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं. तो ये बाई चांस ही ऐसा हुआ कि हम नॉइज़ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो साथ हमें नॉइज़ एक्सप्लेन भी हो रही है. सो सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. अगर एक सेफ़ लेवल तक होना चाहिए कि लेवल या वॉल्यूम ऑफ नॉइज़ एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर. लेकिन जब आप हैंड फ्री लगाते हैं और हैंड फ्री लगाकर आप मैक्सिमम साउंड की तरफ जाते हैं, तो वो एक कॉशन आपको देता है कि मैक्सिमम साउंड आपके जो एयर ड्रम के लिए वो आपके लिए सीरियस हो सकता है, आपके डेंजरस हो सकता है, तो आप उसको ना करें. फिर भी आप उसको अलाउ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अच्छा साउंड चाहिए होता है. लेकिन इसका बेटा नुकसान ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम अपनी हेयरिंग लॉस जो है, हेयरिंग क्वालिटी जो है वो हम लॉस कर जाते हैं, हमें ऊंचा सुनाई देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो बेटा प्रॉब्लम होता है. और दूसरा ये होता है कि जब कभी आप उस शोर में कितना टाइम रहते हैं, जैसे अब आपको पता है कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं
ने इंडस्ट्रीज़ में जॉब भी की। तो मैं जब गया तो वहाँ पर जो अमोनिया का प्लांट होता है, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होती है, अमोनिया का प्लांट जब चल रहा होता है तो उस वक्त इतना ज़्यादा शोर और साउंड होता है कि आप आपस में दो लोग खड़े होकर बात नहीं कर सकते। अगर आप इंजीनियर्स को, वर्कर्स को वहाँ जाना पड़ता है और प्लांट को ऑपरेट करना पड़ता है और उस साउंड को लेकर सारा दिन या 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको पीपीज़ कहते हैं, प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स को। जैसे कि वो आपके पास एयर प्लग होते हैं जो कि आप इस तरह कानों में लगा रहते हैं, या वो ऐसा हेडफोन टाइप होता है, गूगल्स होते हैं, हेलमेट होता है, ये सारे उन पीपीज़ में शामिल होता है। तो नॉइज़ से बचने के लिए तब जाके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो लेवल ऑफ नॉइज़ रिकमेंडेड जो किया गया मोस्ट कंट्रीज़ में वो 85 से 90 dB तक है। dB आपको पता है डेसिबल, हमने भी लास्ट टाइम इसको पढ़ा है। और वो भी कब के लिए 8, और अगर आप काम करें डेली। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइज़ी मशीनरी विद एनवायरमेंटल। अब वैसे काफ़ी हद तक जो बेटा मशीनरीज़ है उसके अंदर एडवांसमेंट आ गई हुई है और वो उनका शोर जो है वो कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं ताकि वो एनवायरमेंटल जो है वो फ्रेंडली हो जाए। और बेरिंग का यूज़ किया जाए, साउंड रिड्यूसिंग बेरिंग मिलते हैं, बैरियर्स मिलते हैं, यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, अगर आप पेज नंबर 29 पर राइट साइड पर देखेंगे, इसी तरह साउंड भी जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखता है, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डायफ्रैक्शन की। ये 3 तो हमने पहले क्वार्टर वेव में भी डिस्कस की, और एक और इसके अंदर जो एडिशनल है वो है एब्जॉर्प्शन की। तो लिहाजा किसी भी सरफेस से या तो साउंड वेव जाकर यानी कि नॉइज़ की वाली वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, डायफ्रैक्ट भी होती है, और साथ एब्जॉर्ब भी होती है। वो एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, एब्जॉर्प्शन से हम क्या कर सकते हैं, वो हम उसी का आगे टॉपिक पढ़ेंगे 11.6, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। द टेक्निक और मेथड यूज टू अब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। यानी कि अगर हम अनडिज़ायरेबल साउंड को क्या करें कि किसी न किसी तरह कम करवाने की कोशिश करें, तो हमें कुछ ऐसा मटीरियल या टेक्निक यूज़ करें कि वो साउंड को क्या करना शुरू करें, एब्जॉर्ब करना शुरू करें। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके घर में कोई भी मशीन या मोटर लगी हुई है, जूसर है या कुछ भी है, जो कि वाइब्रेट करती है तो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो वो अगर आप देखें कि वो बार बार अगर किसी एक चीज़ के साथ लग रही है और एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप उसके दरमियान में कोई सॉफ्ट मटेरियल, आप कोई फोम रख सकते हैं, पॉलीथीन शीट रख सकते हैं, ताकि वो दो बॉडीज़ आपस में टच ना हो। और उससे आप ये देखते हैं कि आपको वाकई फ़ील होता है कि वाकई जो वाइब्रेशन के बाद जो दो बॉडीज़ आपस में टकरा कर एक साउंड प्रोड्यूस कर रही थी वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड, और रिजिड सरफेस के ऊपर क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो साउंड जो है वो मिलता है। यही अगर सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए या सॉफ्ट हो जाए, उससे क्या होता है, मैक्सिमम साउंड की जो आवाज़ होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर कम जो आवाज़ है या साउंड है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह जो है वो आलूदगी जो है वो शोर की यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज ड्रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। एंड अब आपको पता है कि ड्रग्स यानी कि जिस रूम के अंदर कारपेट या कालीन बिछा हुआ हो, उसमें आप जितना मर्जी साउंड लेवल ज़्यादा भी कर लें, बेस के साथ भी वूफर्स भी लगा दें, तो वहाँ पर वो आवाज़ें जो है वो एक्स्ट्रा वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, बनिस्बत इसके कि एक वो रूम जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। इसी तरह आपने देखा कि वो रूम जो बिल्कुल खाली होता है, आप उसमें जाकर थोड़ी सी भी आवाज़ करते हैं तो रिफ्लेक्शन इको जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा तो आपको प्रोड्यूस होता है, समझ आता है। अगर वही रूम जो है वो भरा हुआ होगा, कर्टन्स के साथ सोफ़ा सेट रखा हुआ है, कालीन बिछा हुआ है और कुछ सॉफ्टी मटेरियल्स हैं, तो वो जो अनप्लीजेंट साउंड्स है जो प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी सारा हद तक मटेरियल जो है सॉफ्ट मटेरियल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। द साउंड लेवल में बी लो फॉर द ऑडियंस। अच्छा, फिर एक और भी है यूजिंग सच मटेरियल। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये तो तब होगा जब आपने कहीं पर ओपन एनवायरनमेंट में या अपने घर में इस तरह का साउंड को मिनिमाइज़ करना। सम टाइम हमें आवाज़ ऊंची चाहिए होती है। अब जैसे मैं अब आपको लेक्चर देना चाहता हूँ, मेरे पास एक लेक्चर रूम है, अब आपके पास एक बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रेंथ बैठी हुई है, और अगर मैं इस रूम को इन सॉफ्टी मटीरियल या इस तरह के मटीरियल के साथ इंटरटेन कर लूँ कि मेरी आवाज़ को वो दबाना शुरू कर दें, तो लास्ट तक मेरी आवाज़ पहुंचते पहुंचते कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वहाँ पर ये हमारे लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो लिहाजा लेक्चर्स रूम या जो मूवी थिएटर्स होते हैं जहाँ पर हमें वाकई लाउड और दूर तक आवाज़ को पहुँचाना होता है, वहाँ पर हम इस तरह की उससे अवॉइड करते हैं। और एक स्पेशल डिज़ाइनिंग होती है इस रूम्स की। ये जो बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ये आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जो सेक्टर्स की बिल्डिंग या वैसे भी आप प्राइवेट भी देखें, ये जो ऑडिटोरियम्स बन रहे होते हैं इनको ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आवाज़ के अंदर थोड़ी सी गूंज पैदा हो और आवाज़ जो है थोड़ी
दूर तक जाए और रिफ्लेक्ट हो उनकी सीलिंग्स के साथ, उनकी वॉल्स के साथ एक छोटी सी पीछे कर्व दी जाती है, वो अभी हम नीचे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब वो ये कहता है इफ़ द सर्फेस ऑफ क्लासरूम और पब्लिक हॉल्स आर टू अब्जॉर्बेंट the sound level may be low for the audience. Sometimes when sound reflect from the wall, ceiling and floor of a room, the reflecting surface to reflect. Sometimes ये तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है तो आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती है, आपस में मिक्सअप होती है। इस आवाज़ को हम क्या कहते हैं, क्योंकि गाल पैदा हो जाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का रिवर्बरेशन। इसको अंडरलाइन कर लें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और मिलने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर halls, auditorium, theatre halls, or a balance must be achieved between reverberation and absorption. It is often advantageous to place reflective surface behind the stage to direct sound to audience. और नीचे आप देखेंगे कि जनरली उन्होंने कहा कि लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल या थिएटर्स जो हैं उनको कर्व शेप में बनाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन होने के बाद तमाम कॉर्नर से साउंड जो है वो सेंटर में आ जाए और तमाम लोगों को जो है वो आसानी से सुनाई दे। तो ये नीचे डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी। कर्व शेप इसलिए बनाते हैं ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होकर सेंटर में है। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, नॉइज़ पोल्यूशन और इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक। अब हम इस चैप्टर के 3 या 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि बैलेंस थोड़ा सा लेक्चर हो जाए, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप अपने कैलकुलेटर ओपन कर लें और आप अपने रफ रजिस्टर्स निकाल लें, और पेज नंबर 35 है। हमने जो न्यूमेरिकल करना है 11.1 और 2 हमने कर लिया था, 11.3 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जी, न्यूमेरिकल नंबर 11.3 जो है वो आपको क्या कहता है कि एक पार्टिकल टेम्परेचर है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है बेटा, 330 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जो वेलोसिटी आपके पास है वो है जी 330 मीटर पर सेकेंड। और इफ़ द वेवलेंथ इज़ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो लैम्डा है वो आपके पास कितना है जी 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव और इज़ दिस फ्रिक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमने इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और ये देखना है कि क्या ये फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज के अंदर आती है कि नहीं आती। तो हम इसको देखते हैं जी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा आपको पता है, और एफ इज इक्वल टू v ओवर लेमडा। हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, v है जी 330 और लेमडा है 0.05, एंड देन वी विल गेट द आंसर इज़ 6.6 10⁻³ पर सेकंड इसका बेटा आंसर आएगा, या फिर हर्ट्स आप लिख सकते हैं। तो आपके पास 6.6 10⁻³ जो है वो हर्ट्स आपके पास आ गया। यस, ये जो आपके पास है वो ऑडिबल रेंज है, क्योंकि इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक जो है वो सुन सकते हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 6,600 के राउंड अबाउट है। तो आपके पास ये जो फ्रिक्वेंसी है ये बिल्कुल ऑडिबल है, और ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो बिल्कुल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लिहाजा वो कोई बात नहीं, एक न्यूमेरिकल हमने इसका पहले कर लिया, और यस इसका आंसर क्या होगा, यस इसका आंसर होगा। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है जी 11.4। 11.4 कहते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो काउंट करता है हार्ट बीट जो कि कितनी है 72 काउंट्स कर रहा है पर सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट में कितनी है जी 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है वो आपके पास कितनी है, इन 1 मिनट। टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है यानी कि 60 सेकेंड, और आपने फाइंड आउट क्या करनी है, अगेन फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड भी हार्ट बीट का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम से कितने नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं वो पर मिनट टाइम में गुजर जाएं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो होगा फार्मूला, नंबर ऑफ
हार्ट बीट पर टाइम जो कि 72 डिवाइडेड बाय 60 आपके पास आएगा जी 1.2 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, और टाइम पीरियड आपको पता है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/1.2 इज इक्वल टू 0.83 सेकेंड। ठीक हो गया। तो बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, एक ही इक्वेशन यूज़ होती है आमतौर पर। तो ये आपके पास 11.2 एंड 11.3 एंड 4 हमने कर लिया। अब हम (11.5) करेंगे। 11.5 क्या कहते हैं कि वही एक ब्रेन है जिसमें जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो कितनी है बेटा 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है वो कितना आ रहा है 1.5 सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ फाइंड आउट करना। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो मरीन है ये किस तरह काम करती है कि आपको किसी भी सी की यानी समंदर की जो डेप्थ फाइंड आउट करनी होती है, वो आप क्या करते हैं कि कश्ती को लेकर जाते हैं, बोट को लेकर जाते हैं, वहाँ से आप एक साउंड वेव नीचे भेजते हैं, जाती है किसी सॉलिड सरफेस से टकराती है, वापस आती है। जाने और आने का टाइम आप फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये जाने और आने का टाइम है, इस टाइम को हम डिवाइड बाई 2 कर लें तो सिर्फ जाने का टाइम हो जाता है, और v = d/t के साथ आप क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा टाइम जो है वो आपके पास d जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो v = बेटा होता है d/t। t आप जो लेंगे वो लेंगे टोटल टाइम डिवाइड बाई 2, जो कि 11.5 डिवाइड बाई 2 वो कितना होता है 0.75 सेकेंड। तो d आपने निकालना है, d = किसके बराबर हो जाएगा v × t0, और v आपके पास कितनी है 1500, और आपके पास t0 कितना है 0.75, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1125 मीटर। तो ये बहुत इजी आपके पास न्यूमेरिकल है, ये आराम से आपने कर लिया। 11.6 जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज़ लेक्चर, वो भी इसी तरह है। स्टूडेंट ने क्लैप किया हैंड से, और उसके बाद इको साउंड जो सुना वो 5 सेकंड के बाद सुना। अगर वो कहते हैं स्पीड 346 लें तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन स्पीड कितनी है 346 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसने कहा जी कितने देर के बाद उसने सुना 5 सेकेंड्स के बाद, और उसी तरह उसने कहा जी डिस्टेंस जो है वो आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगेन आपको पता है कि जी सोल्यूशन में हमारे पास आएगा जी v = d/t, लेकिन जो t है वो आपके पास जो होगा वो t/2 करेंगे आप, जो कि 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 सेकेंड। तो d = आपके पास हो जाएगा vt, और आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 346 मल्टीप्लाई बाई 2.5 एंड यू विल गेट द आंसर 865 मीटर। ठीक हो गया जी, 865 मीटर। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। आपने ये तीनों चारों न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से करना है, नॉइज़ पोल्यूशन करना है, उससे रेलिवेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने एंड में तैयार कर लेना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक था। आज हमने जो 11.6 और 5 और 6 आर्टिकल और हमने 4 न्यूमेरिकल्स इसके किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई क्यूरीज़ होंगी तो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।